जिनके पास ये बुक है उनके लिए, बाकी आप अपनी कॉपी में बना लीजिए जहाँ पर आपको सही लगे। तो स्पेस फॉर चार्ट आप यहाँ पर ही बना सकते हैं, क्लियर। तो मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, तो इस चार्ट को आपको ज़्यादा ध्यान से बनाना है। देखो क्या है, इकोनॉमिक्स जब भी हम पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, ये वर्ड भी कहीं ना कहीं से आया होगा। अब कहाँ से आया है ये चीज़ जानना जरूरत है। यही अगर एक मार्क्स में पूछ ले तो आपको MCQ में पूछ सकता है, मतलब वहाँ पे सब्जेक्टिव वे में देना पड़ सकता है, क्लियर। सब्जेक्टिव में भी वो पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कैसे भी मर्जी वैसे पूछ सकता है वो, क्लियर। तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, ये वर्ड आया है ओइकोनोमिया। एक वर्ड है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस मैनेजमेंट करना। और ओइकोनोमिया जो वर्ड है, ये वर्ड है ग्रीक का। ग्रीक का एक वर्ड है ओइकोनोमिया, और ओइकोनोमिया को से ही वर्ड निकल के आया इकोनॉमिक्स, क्लियर। अब इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, इसका मीनिंग हम कह सकते हैं हाउस को मैनेज करना। हाउस को मैनेज करना मतलब क्या, एक नॉर्मल लैंग्वेज में उसको हम कह सकते हैं हाउस को होल्ड करना, हाउस होल्ड, क्लियर। ये यानी कि हाउस को मैनेज करना। तो ये एक नॉर्मल सी बात निकल के आई कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इकोनॉमिया, और इकोनॉमी का मीनिंग होता है प्योर इंग्लिश में हाउस को होल्ड करना। अब जो ये हाउस को होल्ड करने वाली बात है, तो कैसे, इसका एग्जांपल क्या है। तो नॉर्मली अगर मैं इकोनॉमिक्स के एग्जांपल में लेके चलूँ इसको आपको, तो अगर आप मान चलिए कि हाउस को मैनेज करने की जो बात है वो दो वर्ड से निकल के आया है। एक वर्ड आया था आपको इकोनॉमिया में, ओइको, क्लियर। इसको हम ओइकू भी कहते हैं, ओइकोज या ओइकू, OIKOU, ओइकू भी कहते हैं, क्लियर। और एक जो वर्ड आपको निकल गया है नेमिन या नोमोज। तो एक जो वर्ड निकल के आया है आपका नेमिन या नोमोज, ये वर्ड होते हैं नॉर्मली। अब इस वर्ड से ही निकल के आया है हाउस होल्ड। ओइको मतलब होता है, ओइको या ओइकोज का मतलब होता है हाउस, क्लियर। और नेमिन या नोमोज का मतलब होता है मैनेज करना, क्लियर। अब एक हाउस को मैनेज करने का काम किसका होता है, नॉर्मल सी बात है हाउस वाइफ, यानी कि आपकी मदर का, हाउस वाइफ, इनका काम होता है। ठीक उसी तरह एक इकोनॉमी को मैनेज करने का काम किसका होता है, गवर्नमेंट को। तो एक इकोनॉमी को मैनेज करने वाली कौन है, गवर्नमेंट होती है, जो कि नॉर्मल स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पोजीशन पर होती है। तो ओइको या नेमिन, इन दो वर्ड से निकल के आया है। ओइको का मतलब होता है हाउस, और नेमिन का मतलब निकल के आता है मैनेज। और हाउस को मैनेज करने को कहीं ना कहीं हम इकोनॉमी मैनेजमेंट भी कहते हैं। अब ये बात आती है कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने वाला कौन था। तो ये भी एक नंबर में पूछ सकता है सवाल। तो इकोनॉमिक को डिफाइन करने वाला है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, सर एडम स्मिथ ही कोई, यही इन्हें कहते हैं हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्लियर। अब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि 1776 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो बुक क्या लिखी थी, द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी देश के जो वेल्थ है, जो मनी है, जो मनी वेल्थ मतलब क्या, यहाँ पे मनी को दिखा रहा है, मॉनिटरी को दिखा रहा है, जो उसका जो वेल्थ है, उस वेल्थ को, उसके वेल्थ का नेचर कैसा है, और उसके इंक्रीज या डिक्रीज होने का कॉज रीज़न क्या है, उसको चेंज होने का रीज़न क्या है। तो 1776 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, ये बुक का नाम है, नॉर्मली ये किसका नाम है, एक बुक का नाम है, ये बुक उन्होंने लिखी थी, द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चाहो तो आप पहले तो ये चार्ट 1 जो चार्ट है ये आप कर सकते हैं, ऐसे लीजिए चार्ट 1। वैसे रिकॉर्डेड में भी मिल जाएगा, जिसको रिकॉर्डेड हो तो पॉज करके भी लिख सकता है। मैं वेट करता हूँ कोई नहीं, 1 मिनट के लिए, और फिर इसको आगे चलता हूँ। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ, डाउनलोड रिस्ट्रिक्शन रहता है कि डाउनलोड अगर आप कहीं से भी करते हैं इसको, तो आप पे एक कॉपीराइट का नोटिस आ सकता है, तो आप थोड़ा सा उससे बच के रहें। ऐसा कोई वो इशू नहीं है, आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फ़ोटो खींच लें। लीजिए, ये हो गया पूरा यहाँ तक का। चलिए,
अब ये लिख लिया आपने इसको, क्लियर। तो ये था एक चार्ट 1। इसी के साथ एक चार्ट और दूसरा बनता है जो कि पूरे आपके चैप्टर को कंप्लीट कर सकता है। तो मैं बताया था इंट्रोडक्शन दो तरीके होता है, एक तो होता है बेसिक, क्लियर, और एक होता है चैप्टर इंट्रो। चैप्टर इंट्रो यानी सब्जेक्ट इंट्रो कहते हैं जिसको, है ना। तो ये चीज़ होता है। तो बेसिक में इतना ही था आपका, इंट्रोडक्शन में इकोनॉमिक्स का बेसिक में जो एकदम बेसिक था वो इतना ही था। अब पूरा चैप्टर का इंट्रो यानी कि जहाँ से हमें पता चलने वाला है ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का, यानी कि हम क्या क्या आगे करने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर करने वाले हैं, वो सारी चीज़ आपके फर्स्ट चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन, वो ये होता है। तो इसका तो मैंने चार्ट आपको बनवा दिया, चार्ट 1, क्लियर। अब इसका हो गया चार्ट 2 बनवा दो मैं, क्लियर। तो चार्ट 2 बनाइए, फिर इसके बाद लाइन बाय लाइन बुक से लिखते हैं, क्लियर। चार्ट 2 में क्या होता है कि कुछ नहीं, इसे शुरुआत करते हैं हम ऐसे कि जो इकोनॉमिक्स है उस इकोनॉमिक्स की कुछ ब्रांचेस बताई गई थी। ब्रांचेस जिसे हम कहते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, क्लियर। इसे देने वाले कौन थे? इसे देने वाले थे रागनर फ्रिश, 1930 में दिया था उन्होंने, तो उनका भी नाम लिख सकते हैं हम, रागनर फ्रिश। इन्होंने दिया था 1930 में, इसको डिस्क्राइब किया था, क्लियर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स देने वाले कौन है? रागनर फ्रिश, 1930 में दिया था। इन्होंने ब्रांचेस बताई थी इकोनॉमिक्स की 2 पार्ट्स में, और वही आपको दोनों पढ़नी है। पहला था आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम माइक्रो कहते हैं, और दूसरा आपका था मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो भी कहते हैं, क्लियर। अब माइक्रो और मैक्रो ये एक तरीके से क्या था कि दोनों के दोनों सब्जेक्ट आपके पहले क्लास 12th में थे। अब क्या हो गया, ये चेंज हो गया है। चेंज कैसे हो गया? जो माइक्रो था वो आ गया आपके क्लास 11th में, और जो 11th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट था ये चला गया आपके क्लास 12th में। तो आई डोंट नो क्यों चेंज किया, लेकिन चलो कोई नहीं, चेंज करिए। तो हमें तो तब भी पढ़ना था, आज भी पढ़ना ही है, क्लियर। तो एक हो गया माइक्रो और एक हो गया मैक्रो। तो ये 2 चीज़ ब्रांचेस दी थी। ब्रांचेस देने के बाद उन्होंने इसको डिस्क्राइब भी किया था, कैसे कि जो माइक्रो है ये एक प्राइस थ्योरी से रिलेट करता है, प्राइस थ्योरी से ये रिलेट करता है, और जो मैक्रो है ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेट करता है। यानी कि कहीं ना कहीं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है ये, यानी कहीं ना कहीं एक आइटम की कितनी प्राइस है, कितना सेल हो रहा है, कितना कोई कंज्यूम कर रहा है, ये सारी चीज़ हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और उस आदमी की इनकम क्या है, क्या कमाता है, पूरे देश की इनकम क्या है, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर मैं आपको हल्का छोटा बताऊँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊँ कि अगर हम एक कंज्यूमर के बारे में अगर हम रेड आउट करते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर उन्हीं सब एक कंज्यूमर को अगर हमने एक जगह वो एलोकेट कर दिया, एक जगह हमने क्या कर दिया, उनको समेशन कर दिया, तो उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा लंबा कोर्स, लंबा ब्रॉड मान सकते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स नैरो कॉन्सेप्ट मान सकते हैं। तो क्लियर। अभी तो हमें क्या करना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स करना है, और दूसरी एक और बुक आपकी स्टैटिस्टिक्स, क्लियर, वो करना है। लेकिन डेफिनेशन में चाहे तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन ही पूरा एक तरीके से चैप्टर है, तो देखते हैं, समझते हैं उसको आगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी की अगर बात करें तो ये जो वर्ड आया है ये भी एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसको हम कहते हैं माइक्रोज, MIKROS, माइक्रोज, क्लियर। और ये निकल के आया मैक्रोज, मैक्रोज यानी क्या, MAKROS, मैक्रोज से निकल के आया। ये दोनों के दोनों वर्ड कौन से हैं? ग्रीक वर्ड है, क्लियर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ग्रीक वर्ड हो गया माइक्रोज एंड मैक्रोज। माइक्रोज के बाद जो माइक्रो है ये हमेशा बात करता है स्मॉल लेवल के बारे में, जबकि मैक्रोज किसके बारे में डील करेगा? लार्ज केसेस के बारे में। अब स्मॉल बोला है तो यहाँ पे स्मॉल का मतलब हो गया इंडिविजुअल, क्लियर। अगर आपको लग रहा हो, यानी कि एक मैंने पहले कहा कि एक कस्टमर के बारे में आप अगर रेड आउट करते हैं तो वो होता है माइक्रोज, और अगर आप मतलब कि एक से ज़्यादा के बारे में आप कर रहे हैं तो होता है मैक्रोज, यानी सबको एक जगह समेशन करके कर रहे हैं तो मैक्रोज। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा? इंडिविजुअल। यहाँ पे क्या हो गया? होल कह सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी कस्टमर, सब कस्टमर के बारे में एक ही साथ आप स्टडी कर रहे हैं तो वो हो गया मैक्रोज, और एक के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हो गया माइक्रोज, क्लियर। अब इसके बाद पूछता है इसके टूल्स क्या है। तो टूल्स अगर मैं बताऊँ इसके, तो टूल्स कुछ नहीं है, इसके डिमांड है कि कोई कस्टमर कितना डिमांड कर रहा है और उसके पास कितनी सप्लाई जा रही है, तो डिमांड एंड सप्लाई। यही बात अगर मैं मैक्रोज में कहूँ तो मैंने वही बात कही है कि सबको एक जगह समेशन कर दो,
यानी क्या, एग्रीगेट कर दो। तो यहाँ पे जो टूल्स हो जाएगा इसका, तो टूल्स यहाँ पे करेंगे एग्रीगेट, AGGATE, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये चीज़ हो सकता है। क्लियर, मैं AS लिख रहा हूँ, आप एग्रीगेट सप्लाई लिखिएगा। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट था। अब आता है कि इसमें इक्विलिब्रियम कैसे होती है। इक्विलिब्रियम यानी कि समानता है, क्या कैसे कैसे समानता है। तो नॉर्मली क्या है, अगर एक एक कस्टमर का मैं बताऊँ तो किसी कस्टमर का किसी चीज़ में ज़्यादा ही अच्छा स्वाद होता है। मतलब कि स्वाद कैसे, मतलब कि मान चलो कि एक कस्टमर 10 कस्टमर ले लिए, 10 कस्टमर के सामने मैंने समोसे रख दिए, मतलब 10 में से क्या था 4 कस्टमर ऐसे होंगे जिनको समोसा खूब पसंद होगा और बाकी 6 को पसंद ही नहीं होगा। तो ये एक एक पर्सन टू पर्सन वेरी, मतलब कि अलग हो सकता है, वेरी कर सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसी है, पार्शियल, यानी कि हर एक के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकता है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम हो गया ये। क्लियर। और वही चीज़ अगर मैं इसमें बात करूँ एग्रीगेट डिमांड में, तो ये पार्शियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे मतलब अब 6 लोगों को पसंद नहीं था, 4 लोगों को पसंद था, तो हम एग्रीगेट समझेंगे तो समझेंगे हम कि 6 लोग यानी कि सोसाइटी को पसंद ही नहीं है, क्योंकि ना पसंद वाले क्या है, ज़्यादा है पसंद वाले से। तो हम क्या समझेंगे कि 6 लोग को पसंद नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे इकोनॉमिक्स में ये सामान नहीं चलने वाला, ये चीज़ बिकने वाला नहीं है, तो ये चीज़ पसंद नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या इस कह सकते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम, कि जनरली पसंद नहीं करते हमारे यहाँ के लोग, तो ये हो गया जनरल इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो ये चीज़ हो गई आपकी नॉर्मली। अब इसमें आगे चलते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं जिसको हम नॉर्मली। तो दोनों जगह कोई ना कोई सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम है तो लिखते हैं अच्छे से, तो सेंट्रल प्रॉब्लम, ऐसी कुछ यहाँ पे भी सेंट्रल प्रॉब्लम होंगी। क्लियर। अब सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होंगी, क्या हो सकती है आपके हिसाब से। तो जो सेंट्रल, जो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखें तो यहाँ पर होता है डिटर्मिनेशन करना, यानी कि एलोकेशन करना। अब डिटर्मिनेशन एलोकेशन मतलब दोनों वर्ड यूज़ कर सकता है इकोनॉमिक्स में। डिटर्मिनेशन मतलब क्या, किसी सामान या किसी सर्विस को आप अपने कस्टमर तक कैसे पहुँचाएंगे, आप अपने कस्टमर को कैसे प्रोवाइड कराएंगे। जैसे मैं हूँ, अब मैं कोचिंग चला रहा हूँ, मैं क्लास चला रहा हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट के पास मेरी क्लास चली जाए। तो मैं ऐसे कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करूँ, वो चीज़ होती है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम में आती है। बल्कि सेंट्रल प्रॉब्लम में आगे चलेंगे तो और भी 3 तरह की चीज़ आती हैं इकोनॉमिक्स में, तो वो समझेंगे क्या क्या चीज़ है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम में जो मेन प्रॉब्लम अगर मैं बताऊँ, इसमें जो मेन, जो एकदम बेसिक से होता है, तो वो होता है कि हम अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको हम कैसे डिटरमिनेट करें, कैसे हम उसको एलोकेट करें। तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे वैसे डिटरमिनेशन या एलोकेशन, कुछ भी कह सकते हैं आप, दोनों में वर्ड में से कुछ भी यूज़ कर सकता है इकोनॉमिक्स में। एलोकेशन ऑफ किसकी, गुड्स की, अपने सामान की, या अपने सर्विसेज की। क्लियर। वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की प्रॉब्लम होती है। यानी कि अब तो हम तो किसी पूरे इकोनॉमिक के बारे में तो स्टडी नहीं कर सकते, ये काम होता है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने देश के जो भी यूथ है उसको हम कैसे इनकम प्रोवाइड करें, कैसे हम उसको एम्प्लॉयमेंट दें। जब वो एम्प्लॉयमेंट लेगा तभी उसको इनकम होगी, और जब उसको इनकम जनरेट होगी तो कहीं ना कहीं हमारी जो जीडीपी है, जो हमारी ग्रोथ है, वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, वो सेंट्रल प्रॉब्लम यही है कि हाउ टू एलोकेट, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, हाउ टू डिटरमिनेट एलोकेशन, या एलोकेशन भी कह सकता हूँ, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। तो ये चीज़ बात होती है यहाँ पे। लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे आके चुप होता है, अब आगे इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है वैसे। लेकिन अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एलोकेशन के बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम देखो क्या क्या होती हैं। पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, पहली प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी प्रॉब्लम होती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्लियर। ये चीज तीन चीज प्रॉब्लम होती है। अब ये तीनों प्रॉब्लम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चॉइस पे बेस होती है। चॉइस पे कैसे बेस होती है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है टाइप्स ऑफ गुड्स। तो कहीं ना कहीं आप चूज करना चाहते हो आप अपना गुड्स की किस टाइप के गुड्स आप प्रोड्यूस करना चाहते हो। तो यहाँ पे आगे प्रॉब्लम
टाइप्स ऑफ गुड्स। अच्छा, इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है? कोई जो आपको सही लगे आप उसको सेल प्रोड्यूस करो, सेल आउट करो, तो नहीं, आप अपना प्रोडक्शन देखेंगे किसके लिए करना चाहते हो। किसी एक कस्टमर यानी नॉर्मली कंज्यूमर के लिए करना चाहते हो, या अपने कैपिटल यानी कि अपने देश के लिए करना चाहते हो, या फिर अपने डिफेंस यानी देश की सुरक्षा के लिए करना चाहते हो। ये 3 चीज़ है नॉर्मली। आगे बीकॉम लेवल तक ही 3 चाहती है, लेकिन अगर आप 11th देखो तो कहीं ना कहीं तीनों चीज़ आपसे हाइड होती है, मतलब वहाँ पे इतना कुछ है नहीं। तो बस वहाँ पे ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। लेकिन हल्के से मैंने पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है कि कंज्यूमर, कैपिटल एंड डिफेंस, इन 3 लेवल पे आकर के हम सोचते हैं कि टाइप्स ऑफ गुड्स कैसे होने चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब ये एक चॉइस है कि कैसे प्रोड्यूस करना चाहते हो आप। आदमी लेबर के थ्रू करना चाहते हो या कैपिटल के थ्रू करना चाहते हो, यानी कि मशीनों के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है, चॉइस ऑफ टेक्निक्स, कि आप किस तरह की चॉइस करना चाहते हो, चॉइस ऑफ टेक्निक्स। क्लियर? अब चॉइस ऑफ टेक्निक्स क्या होंगे? 2 चीज़ होंगे, या तो आप लेबर का यूज़ करेंगे यानी कि मैन पावर, या तो आप कैपिटल यानी कि टेक्नोलॉजी पावर यानी कि रोबोट्स पावर जिसे हम कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कैपिटल। एक सेकेंड, कैपिटल ये हो गया आपका कैपिटल, यानी कि आप मशीन लगाएं। नॉर्मली इंडिया में मैन पावर चलना चाहिए, मैन पावर ही बेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तो तब भी मशीनें यूज़ होती हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये क्या है, किसके लिए हम प्रोड्यूस करें? क्या हम रिच यानी कि महंगे आइटम बनाएं, या फिर हम पुअर यानी कि सस्ते लोगों के लिए बनाएं? तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि इकोनॉमिक्स में देखने को मिलती है। तो आप चाहो तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें अच्छे से।